जैसे ही वो गाड़ी से उतरा तो घर में तो जैसे कयामत सी बर्पा हो गई। ये तो वही जानता था कि गुज़श्ता 24 घंटे उसने किस कर्ब में गुजारे हैं। उसका जहन बिल्कुल माफ हो चुका था। सोचने समझने की सलाहियत तो जैसे काम करना ही बंद कर गई थी। जैसे ही एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई शाह हवेली के बाहर आकर रुकी तो पूरा गांव ही उस वक्त वहां पर जमा था। घर से रोने की और बैन करने की आवाजें आ रही थी। एम्बुलेंस शाह हवेली के अंदर दाखिल हो गई थी, जबकि वो आंखें मीचकर अपने जब्त को छोड़ता आंसुओं को गाल पर बहाने लगा। एक नजर उसने सामने उस ताबूत पर डाली जिसमें उसकी कुल कायनात थी। हाँ, जिस पर वो जान छिड़कता था, जिसके सहारे उसने अब तक अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी की थी। एम्बुलेंस का दरवाजा खुला। लोग उस ताबूत को एम्बुलेंस से बाहर निकालने लगे। एक चीख थी जो गुलबानो खातून के मुंह से निकली। अपनी माँ की चीख सुनकर उसने आंखें खोली थी। वो बाल खोले रोती हुई आकर उस ताबूत पर गिर गई। वो गाड़ी से मुर्दा कदमों से उतरा और गिरने के अंदाज में जाकर अपनी माँ के सीने से लग गया। वहां पर तो जैसे क्यामत बर्पा हो चुकी थी। शाह हवेली गम में डूबी हुई थी, क्योंकि इस घर का बड़ा बेटा सबकत शाह दुबई में एक कार एक्सीडेंट में मौके पर ही जाँ बाक हो गया। जारून शाह इस वक्त ऑफिस में था जब उसकी तरफ कॉल की गई। बड़ी तेजी से वो हॉस्पिटल पहुंचा, मगर इस वक्त सबकत शाह की आखिरी सांसें चल रही थी। उसकी पसलियां टूट चुकी थी, मुंह से खून उबल उबल कर बाहर आ रहा था। अपने बड़े भाई, जिसे वो अपने बाप का दर्जा देता था, आज वो जारून शाह उसके सामने इस हालत में था। वो बड़ी मुश्किल से कपकपाता हुआ हाथ उसने आगे बढ़ाया, जिसे जारून शाह ने संभाल लिया। डॉक्टर पहले ही बता चुके थे कि इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अजियत से दो चार हो रही हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी इजाज़त दरकार है। इनकी पसलियां, इनका मैदा बिल्कुल कुचला जा चुका है। ये ज्यादा से ज्यादा चंद घंटे जिंदा रह सकते हैं और अजियतों से पल पल उलझते रहेंगे। इसलिए अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम इन्हें इंजेक्शन लगा देंगे, जिससे ये इस तकलीफ से आज़ाद होकर पुरसुकून हो जाएंगे। ज़ारून शाह जानता था कि वो इंजेक्शन किस काम के लिए है। बाज़ मर्तबा जब मरीज की हालत ज़्यादा तशवीशनाक हो और बचने के चांस भी ना हो, तो फिर डॉक्टर अपनी दवाइयात और ट्रीटमेंट ज़ाया करने की बजाय ऐसे इंजेक्शन का सहारा लेते हैं। ज़ारून शाह गहरी सांस खारिज कर चुका था। जानता था चंद लम्हों के बाद उसका भाई हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर इस दुनिया से चला जाएगा। शफकत ने लरसते हुए लबों से आंखों में आंसू लाए और ये बात की कि मेरे बाद अम्मी का ख्याल रखना और नैना नैना को इस घर में कहीं मत जाने देना। वो इस घर से जाएगी तो वो रुल जाएगी। एक तकलीफ और अजियत थी जो सब कुछ लबों पर थी। जारून रोते हुए अपने भाई के माथे पर अपने लब रख कर रोने लगा। कहने लगा, आप फिक्र मत करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। प्लीज अब हिम्मत न हारें, अब ठीक हो जाएंगे। अभी वो बात ही कर रहा था जब वो अपना दम तोड़ गया। वो तब से ही एक कोमे की कैफियत में था। एक सदमा था जो उसके दिल पर लगा था। उसके दोस्त नहीं थे। तमाम तर डॉक्यूमेंट साइन किए और सारे फॉर्मेट्स पूरी करने के बाद जारून अपने भाई की लाश को लेकर पाकिस्तान पहुंचा था। जिस पल दोनों पाकिस्तान से गए थे तो वो किस कदर खुश थे। सबकत ने तो साफ अल्फाज में कह दिया था कि बस 5-6 महीने बाद हम दुबई में अपना घर ले रहे हैं। उसके बाद हम अम्मी और नैना को भी वहीं बुला लेंगे। मगर जवाब में जारून हंसकर कहने लगा, अरे ऐसे कैसे? जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक कोई भी दुबई में सेटल नहीं होगा। मैं भी अपनी बीवी के साथ बाहर सेटल होना चाहता हूँ। यूं ही हंसी मजाक में वो गए थे और जब वापस आए तो इस हालत में मैं अपनी माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रो रहा था। और गुलबानो खातून अपने बेटे से यही कह रही थी, बेटा ये क्या हो गया? तुम्हारे भाई को मेरे सबकत के साथ ये क्या हुआ? जारून शाह ने नजर उठाकर देखा तो दीवार के एक कोने में लगी नैना शाह बिल्कुल बेहिस बैठी थी। न वो रो रही थी और न ही चिल्ला रही थी। बस बुत बनी उस ताबूत को देख रही थी जिसमें सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। जारून शाह आगे बढ़ा, अपनी भाभी को कंधों से थाम कर बोला कि भाभी चले, भाई का आखिरी दीदार कर ले। मगर वो चिल्लाते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, मेरा सबकत ऐसे नहीं आ सकता। उसने तो कहा था कि जब वो वापस आएगा तो हम दोनों एक साथ उम्रे पर जाएंगे। हमने तो अभी बहुत सी खुशियां देखनी थी। ये सबकत नहीं, ये कोई और है। मुझे धोखा हुआ है। तुम झूठ बोल रहे हो ना? सब कुछ मजाक कर रहे हो ना? सबको तो हो ही नहीं सकता।
वो पागल सी हो रही थी। मगर ज़ारून नैना को थाम कर ताबूत तक ले आया। ताबूत पर लगी कांच की खिड़की से जब उसने अंदर का मंजर देखा तो वो फौरन बेहोश हो गई। वो बेहोश ही थी जब ज़ारून शाह अपने भाई को कंधा देकर कब्रिस्तान ले आया। घर में कहराम मचा था और इस अचानक आने वाली मौत ने जहाँ नैना की जिंदगी बदली थी, वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आगे चलकर ज़ारून की जिंदगी में भी आने वाला था। जब वो घर लौटा तो उसकी माँ और भाभी दोनों ही एक दूसरे के साथ लगे बैठी थी। सामने ही जमल भी मौजूद थी, नैना शाह की छोटी बहन जिसे ज़ारून मोहब्बत करता था। वो अपनी बहन को संभाले हुए खुद भी रो रही थी। जब ज़ारून जाकर बैठा तो वो खुद ही उठकर गई और पानी लाकर ज़ारून को दे दिया। उसने 2 घूंट भरकर गिलास वापस कर दिया और सोफे पर बैठ गया। जमल वहीं पास में बैठकर उसके हाथ पर हाथ रखकर कहने लगी, प्लीज हिम्मत मत हारो। सबकत भाई की जिंदगी इतनी ही थी। आप तो मर्द हैं। देखिए आंटी गुलबाना और आपी नैना किस कदर परेशान है। आप अगर उन्हें नहीं संभालेंगे तो उनको कौन संभालेगा। आप जितना भी रोएंगे भाई की रूह को तकलीफ होगी। जारून चुपचाप सर झुकाए हुए था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगा। एक हफ्ते बाद जब नैना शाह के माँ बाप वहां पर आए तो जमल भी उनके साथ थी। वो सीधा जारून के कमरे में आ गई। जारून इस वक्त सो रहा था। उसने प्यार से अपनी उंगली उसके माथे पर सहलाई। अपने माथे पर उंगली महसूस करके जारून की आंख खुल गई। सामने जमल को देखकर चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लाकर उठ बैठा। जमल फौरन कहने लगी, अरे अरे क्यों उठ रहे हैं, सोए रहिए, मैं तो बस ऐसे ही आई थी। मगर जारून उठकर बैठते और जमल का हाथ पकड़ चुका था। उसने एक गहरी सांस खारिज की और कहने लगा, मैंने सोचा था इस मर्तबा आऊंगा तो मेरी और तुम्हारी शादी हो जाएगी। हम दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर लेंगे। लेकिन देखो भाई, हमें दुआएं दिए बगैर इस दुनिया से चले गए। उनकी मौत इतनी अचानक हुई है कि मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। एक मर्तबा फिर जारून का कलेजा रोंदा था। वो फिर कहने लगी, शायद इसमें ही कोई मुसलिहत होगी। खुदा हमसे हमारी वो सबसे अहम चीज छीन कर न जाने क्या सबक सिखाना चाहता था। वक्त लगेगा, मगर वक्त के साथ साथ ये जख्म भी भर जाएगा। हम दोनों मिलकर आंटी गुलबानो और नैना को संभाल लेंगे। वो दोनों कमरे में यही बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद ज़ारून शाह फ्रेश होकर बाहर आया तो नैना के वालिदैन इसरार करने लगे, हम अपनी बच्ची को यहाँ से लेने आए हैं। हमारी बच्ची अब इस घर में रहकर क्या करेगी। हम चाहते हैं कि इद्दत हमारे घर में ही पूरी करे। नैना तो सर झुकाए खामोश बैठी रही। मगर ज़ारून शाह फौरन अपने सख्त लहजे में कहने लगा, नहीं अंकल, नैना भाभी कहीं नहीं जाएंगी। सबकत भाई की यही आखिरी ख्वाहिश थी कि नैना भाभी इसी घर में रहे। अपने आखिरी वक्त में उन्होंने मुझे यही वसीयत की थी कि नैना को इस घर से कहीं ना भेजा जाए। हमारी भाभी हम पर बोझ नहीं, वो इस घर में हमारे साथ उसी मर्तबे के साथ रहेंगी जैसे वो पहले रहती थी। ये सुनकर बहरहाल तो वो लोग वहां से चले गए। वक्त बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। मगर इद्दत पूरी होते ही जो बात गुलबाज खानों ने की, जारू ने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी। आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रही अम्मी। मैं एक मर्तबा फिर कहता हूँ कि अपने फैसले पर नजरसानी कर लें। ये ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। जवाब में गुलबाज खातून ने एक नज़र अपने सामने खड़े जारून पर डाली और अपने दाएं हाथ में मौजूद अंगूठी उसको घुमाकर कहने लगी, बेटा, जो मैं फैसला कर रही हूँ वही ठीक है। नैना इस घर की इज्जत है और आप जानते हैं ना, इस घर में रहते हुए मेरा और आपका और वो बाबा का कितना ख्याल रखा है, बिल्कुल सगी औलाद की तरह। वो हमारी खिदमत करती है। जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, मगर मैं नहीं चाहती कि वो इस घर से जाए। मुस्तकीम साहब उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। उसकी शादी कहीं और करवा देना चाहते हैं। नैना तो सबकत के चले जाने के बाद बिल्कुल ही पत्थर की हो गई है। मैं चाहती हूँ कि हमारी बहू इस घर में रह जाए। आप उन्हें अपनी बीवी के रूप में अपना लें। ये सुनकर जारून बड़ी मुश्किल से जब्त कर पाया। एक गहरी सांस खर्च करके उसने अपनी आंखें मीच कर दोबारा खोली और फिर किसी बच्चे की तरह वो फरमाइश करते हुए कहने लगा, अम्मी जान, कोई और भी तो रास्ता होगा। भाभी को इस घर में रोक लें। रुकने का आखिर कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। आप उनकी शादी मुझसे ही क्यों करवाना चाहती हैं। आपको मेरी हालत पर रहम नहीं होता। मैं तो आपको अपनी पसंद बता चुका हूँ कि मेरी पसंद कौन है। आप मेरे लिए आजमाइश क्यों खड़ी कर रही हैं। मगर जवाब में गुलबाज खातून अपनी नजरें चुरा गई। कहने लगी, वो वक्त और था, आज का वक्त और है। तुम बस तैयार हो जाओ, इस जुम्मे को तुम्हारा निकाह है। अगर तुम अपने अम्मी जान की बात मानते हो और सच में हमारा एहतराम करते हो तो तुम्हें मेरा ये हुक्म मानना पड़ेगा। ये हुक्म तुम्हें एक माँ नहीं
बल्कि घर की सरबराह होकर मैं तुम्हें दे रही हूँ। ज़ारून चुपचाप अपनी माँ के कमरे से बाहर निकला तो सामने सोफे पर सफ़ेद लिबास में बैठी हुई नैना पर एक नज़र पड़ी। कुछ देर पहले नैना को वो हमदर्दना अंदाज में देख रहा था। ऐसा नहीं था कि उसको नैना से नफरत थी, मगर जो बात अम्मी कर चुकी थी उसके बाद तो खुद ब खुद ही उसे चिढ़ होने लगी। उसने अपने कमरे में जाने का इरादा तय कर दिया और चलता हुआ नैना के सामने खड़ा हो गया और रो रो कर उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके थे। वो सिर्फ 25 साल की थी और बेवा का दाग उसके माथे पर लग गया था। बगैर कोई तमहीद वादे अल्फाज का सहारा लिए ज़ारून कहने लगा, आप जानते हैं अम्मी जान क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि मैं आपसे, देखिए मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है, मेरी ज़बान मेरा साथ नहीं दे रही। आज तक मैं आपको अपनी भाभी मानता आया हूँ। सबकत भाई से मुझे जिस कदर मोहब्बत थी, मैं उन्हें बाप के बराबर इज्जत देता था और आप उनकी बीवी थी। मगर अम्मी जान का हुक्म है कि मैं आपको, बड़ी मुश्किल से ज़ारून ने अपने अल्फाज अपनी ज़बान से निकाले और कहा कि मैं आपको अपने निकाह में ले लूँ। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। आप जाकर अम्मी जान को मना क्यों नहीं करते? मैं जानता हूँ कि आपके दिल में भी इस तरह का कोई एहसास और जज्बा नहीं। हम दोनों ये गलत कर रहे हैं। नैना ने एक नज़र ज़ारून को देखा और फिर कहने लगी, मुझे तो बस सबका शाह से मोहब्बत थी और मेरी मोहब्बत उससे हमेशा ही रहेगी। मेरा इश्क सिर्फ सबका शाह था और उसके जाने के बाद मैं जिंदा लाश हूँ। लाशों से थोड़ा पूछा जाता है कि किस बंदे पर सवार होकर कब्रिस्तान जाओगी। मुझे जिसके साथ मर्जी रुखसत कर दे, बस मेरी यही शर्त है कि वो मुझसे किसी किस्म का मुतालबा न करे, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ सबके शाह को ही अपना मानती हूँ। ये कहकर नैना वहां से जा चुकी थी। इस वक्त वो किसी जहनी दबाव का शिकार थी, वो सिर्फ वही जान सकती थी। जबकि ज़ारून अपने कमरे में सर पकड़ कर बैठ गया। उसकी मोहब्बत तो कोई और थी। अभी कुछ माह पहले ही तो उसे एहसास हुआ था, वो जिसे हर वक्त चिढ़ाता और तंग करता था, बात बात पर तंज करता, दर हकीकत वो उसके रग रग में समा गई थी। वो जमन से मोहब्बत कर बैठा है। मगर ऐन उस वक्त जो कुछ हुआ, उसने नैना और सबकर की जिंदगी बदल दी। मगर उसके साथ साथ एक तूफान जमल और ज़ारून की जिंदगी में भी आया, जिसका खमियाजा वो सारी उम्र भुगतने वाले थे। अगली सुबह जमल हशाश बशाश मूड के साथ घर में दाखिल हुई। सबका शाह की वफात को 8 महीने गुजर चुके थे। वो काफी हद तक बदल चुका था। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, सामने लाउन में उसकी बहन नैना सिर पर सफेद चादर ओढ़े बैठी थी और एक तरफ ज़ारून मौजूद था। दरमियान में गुलबाज खातून बैठी थी। जमल को देखकर मुस्कुराने लगी। आओ जमल, ये सूट पसंद करो, बताओ इनमें से कौन सा अरूसी जोड़ा सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ज़ारून के वजूद में तो एक सरसरी सी लहर दौड़ गई जब उसने जमल को अचानक अपने सामने वहां देखा। जबकि जमल तो खुशी से सरशार होने लगी। कहीं ना कहीं उसे ये लगने लगा कि शायद इस घर में कोई फंक्शन आने वाला है और वो फंक्शन यकीनन उसकी और ज़ारून की शादी का होगा। वो मुस्कुराकर एक नज़र अपनी बहन को देखती सामने सोफे पर आकर बैठ गई और मुस्कुराकर लहंगे और साड़ियाँ उठा उठा कर देखने लगी। सुर्ख और सुनहरी रंग के कॉम्बिनेशन के साथ एक लहंगा उठाकर देखते हुए उसने अपने साथ लगाया और हंसकर कहने लगी, आंटी देखिए, ये वाला लहंगा कितना खूबसूरत है। मगर आप ये अरूसी लिबास पसंद किस लिए कर रहे हैं? क्या घर में कोई फंक्शन होने वाला है? वो सब कुछ जानती थी और उस खुशफहमी में थी कि ये सारी शॉपिंग उसी के लिए की जा रही है। उसने मुस्कुराकर एक आंख दबाते हुए ज़ारून की तरफ देखा, जो बिल्कुल सपाट लहजे में बैठा था। गुलबाज खान उसकी बात सुनकर कहने लगी, हाँ जमल बेटी, फंक्शन तो होने वाला है। इस घर में एक मर्तबा फिर खुशी आने वाली है। उसने ये कहकर अपना हाथ ज़ारून के कंधे पर रखा और मुस्कुराकर जमल भी वहीं बैठ गई। हर एक चीज जमल नैना को दिखा रही थी और नैना बिल्कुल सपाट लहजे में हर एक चीज को देखकर गोया ये कह रही थी कि सब अच्छा है। तभी जो बात गुलबाज ने की, जमल के तो होश फना हो गए। वो एक गहरी सांस खारिज करके कहने लगी, देखो जमल बेटा, नैना को मैं जब पहली मर्तबा इस घर में लाई थी तो अपनी बेटी बनाकर लाई थी। अल्लाह ने मुझे कोई बेटी नहीं दी, मगर नैना में मुझे अपनी बेटी का अक्स दिखाई दिया, इसलिए मैं उसे ब्याह कर ले आई। मगर सबकत के साथ शायद उसका साथ चंद दिन का था। मगर मैं नहीं चाहती कि बाहर के लोग नैना को मुझसे छीन ले जाए। बात भी सच्ची थी। तकरीबन 5-6 रिश्ते नैना के लिए आ चुके थे, मगर हर बार गुलबानो खातून ने यह कहकर ठुकरा दिया कि दोबारा अगर आप मेरी बहू का रिश्ता लाए तो इस घर में आपके साथ ताल्लुकात मैं ख़त्म कर दूंगी।
जमल बड़े गौर से गुलबानो की बात सुन रही थी। जब वो गहरी सांस खारिज करके नैना को अपने साथ लगाकर कहने लगी, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी नैना को अपने जारून की बीवी बनाऊंगी। ये इस घर में मेरी बहू के रिश्ते से रहेगी। इस मर्तबा मैं अपने बेटे जारून और नैना की खुशियाँ देखना चाहती हूँ। मैं उनके गोद में बच्चों को खेलता और फलता फूलता देखना चाहती हूँ। बस यही ख्वाहिश है। मेरे हाथ में ज्वेलरी बॉक्स पकड़े हुए जमल शाह का वजूद कांप सा गया। ज्वेलरी बॉक्स छूटकर उसके हाथ से गिरा। गुलबानो खातून को देखकर कहने लगी, आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? आखिर ये सब क्या हो रहा है? वो तो अपना सदमा उन लोगों से छुपा ना पाई। जब जारून ने एक नजर उसे देखा, मगर बोला कुछ नहीं। बगैर लिहाज किए जमल सीधा जारून के पास गई और उसका बाजू पकड़ के कहने लगी, ये सब कुछ क्या है? आप बताएं जारून, आप तो मुझे पसंद करते हैं। हम दोनों शादी करने वाले थे ना? पिछले कई सालों से मैं आपकी मोहब्बत में मुब्तला हूँ, और अब आप भला ऐसे कैसे कर सकते हैं? जारून खामोश था। सरगोशी नुमा लहजे में कहने लगा, मैं मजबूर हूँ। मेरी माँ एक बेटा तो खो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि मैं उन्हें किसी तरह का दिल दुखाऊं। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, मगर तुम अपने लिए बेहतर फैसला कर सकती हो। तुम्हारे लिए लड़कों की कमी थोड़ी है। जैसे ही जारून के मुंह से जमल ने यह सुना, तो बगैर लिहाज किए वो एक थप्पड़ जारून के मुंह पर मार चुकी थी। हाउ डेयर यू! तुम्हें शर्म नहीं आती जारून? मैं कोई बिकाऊ माल थोड़ी हूँ या कोई जर खरीद गुलाम हूँ। मैंने आपसे कोई खेल तमाशा नहीं किया। अगर आप न मिले तो मैं किसी और की हो जाऊं। आपने समझ क्या रखा है मुझे? गुलबानो खातून, जिसने आज तक अपने बच्चे से कभी ऊंची आवाज में बात न की थी, एक गैर लड़की को उसके मुंह पर तमाचे मारते देखकर वो चिंगाड़ी, जमल शाह, अपनी हद में रहिए। आपको किसने हक दिया है कि मेरे बेटे पर हाथ उठाए? मैं आपके हाथ ना तोड़ दूं जो आपने मेरे बच्चे पर उठाए हैं? आगे बढ़कर वो जमल का बाजू मरोड़ चुकी थी। जमल सिसकी। एक झटके से उसने अपना हाथ छुड़वाया और गुलबानो खातून को धक्का दे दिया। बस बहुत हो गया। बेटा क्या मरा है आपका? आप तो जैसे सठिया गई हैं। हरकत क्या है ये? जारून, जो पहले खामोश था, जमल को अपनी माँ को लेकर ये बात करते देखकर उसे बर्दाश्त न हुआ। वो भी चिल्ला उठा, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? क्या तुम्हारी यही असलियत है? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम होती कौन हो मेरी माँ के साथ बदतमीजी करने वाली? चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। इस घर में दोबारा मत आना। और हाँ, मेरी माँ से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम याद रखोगी। अभी के अभी माफी मांगो। मगर जमर शाह गुस्से से तड़प कर आंखों में आंसू लिए उन तीनों लोगों को देख रही थी, जिन पर उसे अंधा एतमाद था। एक तरफ उसकी बहन थी, एक तरफ उसका प्यार, और सामने गुलबानो खातून खड़ी थी। सभी उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे, और वो ना चाहते हुए भी उनकी कहानी में एक विलन बन चुकी थी। अच्छा नहीं किया आप लोगों ने मेरे साथ। मेरी जिंदगी आप लोगों ने मजाक बनाकर रख दी है। मुझे नहीं पता था जारून कि तुम इस कदर कमजोर हो। अपनी माँ की बात मानकर आराम से अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाओगे। जमल शाह रोते हुए उस घर से जा चुकी थी, मगर जारून अभी भी गुस्से में था। गुलबानो खातून तो सटियाई हुई बुढ़िया जैसे अल्फाज सुनकर ही ब्लड प्रेशर हाई कर चुकी थी। नैना घबराते हुए अपनी सास के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, अम्मी जान, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मगर वो गुस्से से कहने लगी कि जब तक वो मेरे आगे हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगेगी, मैं उसे माफ नहीं करूंगी, और तब तक वो इस घर में दाखिल भी नहीं हो सकती। बेहिया और बदलिहाज लड़की है। शुक्र है कि मैंने इसकी शादी अपने जारून से नहीं करवाई, वरना मेरे घर का तो माहौल ही बदल कर रह जाता। जारून भी घर से बाहर निकल गया और पूरी स्पीड के साथ जमल शाह कार ड्राइव कर रही थी, और वो भी अपनी कार में उसी स्पीड के साथ उसका पीछा कर रहा था। एक वक्त ऐसा भी आया जब जमल शाह की कार ने जोर से ब्रेक लगाई, क्योंकि सामने जारून शाह की गाड़ी खड़ी थी। वो एक विरान इलाका था। मजबूरन उसने गाड़ी रोकी। आंखों में आंसू थे और दिमाग गुस्से से फट रहा था। जब जारून शाह अपनी गाड़ी से उतरकर उसके पास आया और फरंडर खोलकर उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। ये क्या बदतमीजी थी जमल? क्यों किया तुमने ऐसा? जवाब में जमल किसी शेरनी की मानद खड़ी जारून का कालर पकड़ चुकी थी। तो और क्या करती? क्या करती मैं? आपकी और आपी की शादी पर जश्न मनाती, खुशी से अपनी बहन के लिए वो जोड़े पसंद करती। वो सारी खुशियाँ जो मैंने आपके साथ सोची हुई थी, उनका क्या? आपको तो एक मर्तबा भी मेरा ख्याल नहीं आया। मुझे तो नफरत महसूस हो रही है, अपनी बहन से भी और आपसे भी। आप सब लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है।
सबकत भाई तो मर ही चुके हैं, तो क्या अब आप लोग मिलकर मुझे भी मारना चाहते हैं? नरमी से ही सही, मगर एक थप्पड़ सारून ने जमल शाह के चेहरे पर दे मारा। चुप हो जाओ, फालतू मत बोलो पागल लड़की। क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी खातिर अपनी माँ का दिल दुखाऊं? अरे मैं अपनी माँ पर ऐसी 100 मोहब्बतें कुर्बान कर सकता हूँ। मुझे अपनी माँ से बढ़कर और कोई भी नहीं। मेरी माँ का हुक्म सर आंखों पर। और मुझे सिर्फ एक अपनी नहीं, बल्कि अपने भाई की जिम्मेदारी भी उठानी है। रही बात तुमसे मोहब्बत की, तो वो तो हमेशा रहेगी, मगर मैं मजबूर हूँ। मुझे नैना शाह को अपनाना होगा। बेहतर है कि चुपचाप मेरी माँ से माफी मांगो, वरना उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, और मेरे दिल से तुम्हें उतरने में सिर्फ चंद लम्हे लगेंगे। जमल अपना बाजू छुड़वा कर रोने लगी, कहने लगी कि मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। एक तो मुझसे मेरी मोहब्बत को छीन लिया और मेरी बहन के हवाले किया जा रहा है, और दूसरी तरफ आप मुझे कह रहे हैं कि मैं माफी मांगू। कतई नहीं, मैं नहीं मांगूंगी। रही बात आपकी मोहब्बत की, तो मैं हर हाल में आपको अपना बनाकर रहूंगी। देखती हूँ कैसे नैना आपको मुझसे छीनती है। जमल वहां से जा चुकी थी, जबकि जारून जोर से अपना हाथ बुलेट पर मारकर एक गहरी सांस खारिज करके रह गया। जमल उसकी मोहब्बत थी, मगर उसे ना चाहते हुए भी उसके साथ सख्ती करनी पड़ रही थी, ताकि वो उसे छोड़ दे और भूल जाए। अगर कोई और लड़की होती तो वो उससे दूसरी शादी कर लेता, मगर नैना और जमल दोनों बहनें थी। वो दिन भी आ गया जब जारून दुल्हा बना बैठा था, और जमल सफेद चादर उतारकर सादगी से ही सही और उसी जोड़ा पहनकर दुल्हन बन चुकी थी। एक नजर उसने दीवार पर टंगी तस्वीर पर डाली, जहां पर वो और सबकत मुस्कुरा रहे थे। कुल खातून जिस पर कमरे में दाखिल हुई और नैना को सबकत के साथ मौजूद तस्वीर को देखकर रोते देखा, तो फौरन मुलाजमा को आवाज दी, कहने लगी, इस तस्वीर को उतार कर स्टोर रूम में रखो। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पुरानी यादों में खोए रहे। उन्हें भी खुशियां एंजॉय करने का और मुस्कुराने का हक है। मैं जो फैसला कर रही हूँ तुम्हारे लिए बेहतर है नैना। और जारून तुमसे बहुत मोहब्बत करेगा। बहुत जल्द तुम लोग मेरे इस फैसले पर खुशी महसूस करोगे। इतना कहकर वो नैना को अपने साथ ले आई, जो दुल्हन बनी बर्बादी की मूरत बनी बैठी थी। आकर जारून के साथ बैठ गई। सारी रात जारून सो नहीं पाया। उसके दिल में कभी भी नैना के लिए वो मकाम नहीं था जो जमल का था। वो अंदर ही अंदर कुढ़ा रहा था, सर झुकाए बैठा, बार बार जमल का सोच रहा था। वो लड़की तो रो रही होगी, अपने बाल नोच रही होगी, यकीनन गुस्से में अपने कमरे का सारा सामान बिखेर रखा होगा। अभी ये सब कुछ जारून सोच ही रहा था, तभी उसे सामने से जमल दिखाई दी। जारून के साथ नैना की भी आंखें फटी की फटी रह गई। कुर्बानो खातून के माथे पर बल पड़े, क्योंकि जमल शाह ने बिल्कुल वैसा ही लहंगा पहन रखा था जो कि नैना ने पहना हुआ था। बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार थी, और हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए जब वो वहां आई, तो लोग चैमंगोया करने लगे। बिलाशुबा वो इस वक्त बहुत हसीन लग रही थी। जारून उसके चेहरे से नजरें हटा ही ना पाया। वो चलती हुई सीधा स्टेज पर आकर गुलदस्ता सामने मेज पर रखने लगी, और बगैर किसी डर और झिझक के जारून के करीब आकर उसके कान में कहने लगी, सोच ले जनाब, मैं तो अभी भी तैयार हूँ। अगर आप कहेंगे तो आपके साथ यहीं पर निकाह कर लूंगी। देखिए ये सारा इत्माम मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया है। नैना शाह का चेहरा तो सुर्ख होने लगा, और वहीं जारून भी उसे गुस्से भरे निगाहों से देखने लगा। ये क्या तरीका है? क्यों अपना और हमारा मजाक बनवाना चाहती हो? क्या तुम्हें बड़ों की इज्जत का जरा भी एहसास नहीं? क्या तुम्हें लाज रखनी नहीं आती? एक गहरी सांस खारिज करके वो जारून के साथ चिपक कर बैठ गई। सभी लोग जारून को देख रहे थे। एक तरफ नैना बैठी थी और दूसरी तरफ जमल। कोई समझ नहीं रहा था कि दुल्हन कौन है। नैना जब अपनी बहन की ही हठधर्मी देखी, तो एक नजर जमल को देखकर कहने लगी, ठीक है मैं स्टेज से उतर जाती हूँ। मुझे आखिर किस हद तक शर्मिंदा करना चाहती हो तुम? अगर मुझे अम्मी की बात का एहसास न होता, तो मैं कभी भी सबकत के अलावा किसी और मर्द को अपनी जिंदगी में शामिल न करती। मामला बिगड़ न जाए, इसलिए फौरन निकाह खां को बुलवा लिया गया। जमल के मुंह पर असल तमाचा तो उस वक्त लगा जब उसके सामने जारून शाह ने नैना को अपने निकाह में कबूल कर लिया, और वो सामने खड़ी ये मंजर देखती रह गई। इधर लोग निकाह की मुबारकबाद दे रहे थे, और वो रोती हुई वहां से चली गई। जारून की आंखों में भी एक पल को आंसू तो आए, क्योंकि मोहब्बत हार चुकी थी और अम्मी जान का फरमान जीत चुका था। सारे मामलात बड़ी तेजी से निमटने लगे। नैना जारून शाह के कमरे में मौजूद थी। जब जारून कमरे में दाखिल हुआ और सीधा अलमारी की तरफ उसका रुख था, अपने सारे कपड़े अलमारी से निकाल कर रखने लगा। नैना चुपचाप सब कुछ करती देख रही थी। कुछ देर के बाद वो भी पैक पैक करके कहने लगा कि मैं वापस दुबई जा रहा हूँ।
अम्मी जान यही चाहती हैं कि आप इस घर में हमेशा के लिए रहें, इसलिए उन्होंने आपको बहू बना दिया है। अब आप बहू बन गई हैं, मेरा काम पूरा हो गया है। और वो उसी रात बगैर किसी को कुछ बताए वापस चला गया। गुलबानो खातून तो गुस्से से भरी पड़ी थी। बगैर लिहाज किए वो सीधा जमल के घर पहुंच गई। जाकर जलील करते हुए कहने लगी कि सारा किया धरा इस लड़की का है। ये अपनी बहन की खुशियां देख ही नहीं सकती। इसने ही जारून को भड़काया होगा और वो नैना के साथ सुहाग रात गुजारे बगैर ही दुबई चला गया। जब जमल को ये पता चला कि जारून को नैना को छुए बगैर ही दुबई जा चुका है, तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। वो गुलबाज खातून के सामने ही हंसने लगी और हंसकर कहने लगी, अरे वाह, मैं तो सोच रही थी कि शायद जारून के दिल से मेरी मोहब्बत खत्म हो चुकी है, मगर मोहब्बत भुलाना इतना आसान नहीं होता। अच्छा हुआ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। आप लोग जो मर्जी कर लें, मगर ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जारून सिर्फ और सिर्फ मेरा है और वो मेरा बनकर ही रहेगा। कुलबानो खातून ये सुनकर आग बगोला हो चुकी थी और बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर उनके मुंह पर ही जमल शाह दरवाजा बंद करके आगे चली गई। वहां पर रुकने का कोई जवाब ही पैदा नहीं होता था। कुलबानो वापस शाह हवेली लौटी तो हड़बड़ाकर कहने लगी, तोबा तोबा, ये छांट भर की लड़की कितनी तेज है। मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि ये तो चालाकी में नैना के नाखून के बराबर भी नहीं। इतना कहकर वो घर वापस आ चुकी थी। नैना को तो फर्क ही नहीं पड़ता था, जारून यहाँ रहे या बाहर चला जाए। धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरने लगा। कितने पापड़ बेले थे कि बेटा वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी खुशियां देखना चाहती हूँ। मुझे पोता चाहिए, मैं अपने सबकत को वापस इस घर में देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे का नाम सबकत रखूंगी, खुदारा वापस लौट आओ। मगर जारून साफ इनकार कर चुका था। कहने लगा, आपने मुझसे निकाह करवाना था, मैंने कर लिया, मगर अब मैं अपने फैसले पर पछता रहा हूँ। मेरे दिल में कभी भी नैना की वो जगह नहीं बन सकती जो मैं जमल को दे रखी थी। आप रहिए अपनी बहू के साथ उसी घर में और मुझे यहीं रहने दीजिए। गुलबानो को भी महसूस हुआ कि शायद वो गलती कर चुकी हैं। नैना की खातिर उन्होंने अपना बेटा खो दिया। वक्त तेजी से गुजरने लगा, यहाँ तक कि रिश्तेदार कहने लगे कि नैना कितनी बदकिस्मत है। उसके पास सब कुछ है, धन दौलत और इज्जत, मगर देखो उसकी किस्मत में शोहर का प्यार लिखा ही नहीं। एक शोहर मर गया और दूसरा कभी वापस ना लौटा। गुलबानो खातून की तबीयत भी खराब रहने लगी। इस 7 साल के अरसे में एक मर्तबा भी जमल ने इस घर में वापस कदम ना रखा। वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। डॉक्टर बनने के बाद वो शहर के एक जाने माने अस्पताल में जॉब करने लगी। कितने ही रिश्ते जमल के लिए आ चुके थे, मगर उसने सबको ठुकरा दिया। जारून अपने काम में मसरूफ था, लेकिन उसके दिल में जमल की मोहब्बत कम नहीं हो पाई। वो अभी भी ऑफिस से घर आया जब उसके नंबर पर एक कॉल आई। अपने पाँव से जूते उतारते हुए उसने सरसरी अंदाज में बगैर देखे ही मोबाइल कान से लगा लिया। दूसरी जानिब से आवाज़ नैना की थी। 7 साल में पहली बार नैना ने उसे कॉल की थी और जारून मोबाइल कान से हटाकर नंबर देखा और फिर कान से लगाकर कहने लगा, जी खैरियत तो है। जवाब में नैना रो रही थी और वो हिचकी बांध कर रोते हुए कहने लगी कि जारून, वो अम्मी जान। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी और जारून को लगा कि जैसे उसने बहुत कीमती सरमाया खो दिया। आज से 8 साल पहले सबकत की मौत ने जिस कदर उसकी जिंदगियां बदली थी, वही नैना की बंधी हुई हिचकियों में बात को सुनकर उसने फौरन पाकिस्तान की टिकट करवाई। इस वक्त वो सीधा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा। गाड़ी सीधा अस्पताल की जानिब दौड़ा दी, जहां पर गुलबानो खातून एडमिट थी और उन्हें हार्ट अटैक आया था। गुज़श्ता रात भी वो रो रो कर जारून को यही कह रही थी कि बेटा, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। नैना को तो मैंने अपनी बहू बना लिया, मगर मैं तुमसे दूर हो गई। अब तो मुझे लगता है कि मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं और मैं मर जाऊंगी। तुम वापस आ जाओ, हम इसका बेहतर हल निकालते हैं, मगर खुदारा मरने से पहले मुझे एक मर्तबा अपना चेहरा दिखा दो। जारून अपनी माँ की बात सुनने के बाद फ़ोन रख चुका था। उसे नहीं खबर थी कि उसकी माँ को सच में हार्ट अटैक आएगा। वो आईसीयू में थी। बड़ी मुश्किल से माँ से मिलने की इजाज़त मिली। 7 साल बाद जब वो लौटा तो काफ़ी मैच्योर और अपनी उम्र से कई गुना बड़ा लग रहा था। बड़ी हुई दाढ़ी में कुछ खो जाने का गम वो अपनी माँ के सामने आया। ऑक्सीजन मास्क हटाकर गुलबानो खातून ने अपने बेटे को देखा। अपना कप कपाता हाथ अपने बेटे के चेहरे पर रखकर कहने लगी, बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी औलाद मुझे यूँ भी सज़ा देगी। पहले एक बेटा मुझे जीता जी मार गया और दूसरा मुझसे जुदा हो गया। आज अगर मैं अस्पताल ना पहुंचती तो शायद मुझसे मिलने के लिए भी तुम ना आते। मगर चलो, मैं ही गलत थी। अगर तुम नैना शाह के साथ नहीं रहना चाहते तो उसे तलाक दे दो और अपनी मनचाही लड़की को ब्याह कर इस घर में ले आओ। मैं बस तुम्हारी खुशियाँ देखना चाहती हूँ।
اپنی ماں کے منہ سے یہ بات سن کر زارون شاہ کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہے۔ اس کی تو زندگی برباد ہو کر رہ چکی تھی، اپنی ہی ماں کی حکم کی وہ تعمیل کرتا جا رہا تھا۔ اگر اس وقت وہ آئی سی یو میں نہ ہوتی تو یقیناً وہ چیخ چیخ کر اپنی ماں کے سامنے روتا اور کہتا، امی میرا کیا قصور تھا، آپ نے کیوں اپنی اولاد کو کٹ پتلی بنایا، جب جہاں جس طرف جہاں اس کا رخ موڑ دیا اور اسے انگلیوں پر نچا لیا۔ میں کوئی کھلونا تو نہیں، آخر کیوں آپ نے ہمیشہ اپنی ہی مرضی مجھ پر تھوپی۔ اور وہ کچھ بھی نہ بولا، اپنی چیخیں اور اپنی آواز ہمیشہ کی طرح دل میں ہی دفن کر کے کہنے لگا کہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی، میں آ گیا ہوں نا، آپ کا اچھے سے اچھا علاج کرواؤں گا اور آپ ٹھیک ہو کر واپس میرے ساتھ گھر چلیں گی۔ وہ فوراً باہر نکلا اور ڈاکٹر ڈاکٹر چلانے لگا۔ ڈاکٹر کہاں ہے؟ میری ماں کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، ان کا علاج کریں۔ ڈاکٹر اس کی آواز پر سامنے موجود کمرے سے اسٹیتھوسکوپ کو اپنے کندھے پر سیٹ کرتی ہوئی نکلی، جسے دیکھ کر زارون تو جیسے بت بن چکا تھا۔ وہ زمل تھی، بالوں کی اونچی پونی باندھے، سر پر دوپٹہ رکھے۔ ڈاکٹر کے سفید کوٹ میں ملبوس ایک نظر زارون پر ڈالنے کے بعد اس نے بالکل نظر انداز کر دیا اور اندر چلی گئی۔ مگر شاید گل بانو کا آخری وقت آ چکا تھا۔ ابھی زارون کو آئے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ڈاکٹر نے یہ بری خبر سنائی کہ گل بانو خاتون اس جہان سے کوچ کر گئی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر گھر میں جنازہ پڑا تھا اور زارون بچوں کی طرح بلک بلک کر اپنی ماں کا ہاتھ تھامے رو رہا تھا، مگر اس کی ماں منو مٹی طرح چلی گئی۔ گھر کا سرپرست اب زارون بچا تھا۔ تعزیت کی خاطر ہی اسے گھر میں زمل بھی آئی، مگر کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ دھیرے دھیرے مہمانوں کا آنا جانا رہا اور پھر سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ گھر میں صرف زارون اور نینا ہی بچے تھے۔ نینا کے والدین بھی جس روز انہیں الوداع کہتے اپنے گھر لے آئے تو زمل کو اندر ہی اندر ایک آگ محسوس ہوئی۔ ان 7 سالوں میں اس نے زارون کو تنگ نہیں کیا تھا، نہ میسج نہ کال، نہ ہی اپنی بہن سے کوئی رشتہ رکھا تھا، کیونکہ اس سے کہیں نہ کہیں یہ بھروسہ تھا کہ زارون نینا سے دور ہے۔ مگر آج جب گل بانو خاتون کو مرے ہوئے کافی دن بیت گئے اور اب یہ رات زارون اور نینا کی اس گھر میں تنہا تھی تو زمل کا خون کھولنے لگا۔ وہ بار بار اپنے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھاتی، اپنی انگلیاں مروڑتی، کئی طرح کے خیال اسے بار بار ستاتے کہ کہیں زارون نینا کو اپنی بیوی کے طور پر اپنا نہ لے، کہیں وہ آج اپنے رشتے کی شروعات نہ کر دے۔ آخر کار وہ اس کی بیوی ہے، وہ بھی مرد ہے۔ نہیں نہیں، وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے علاوہ کسی کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے، میں اسے کسی کا نہیں ہونے دوں گی۔ اتنا سوچتے ہوئے اس نے زارون کا نمبر ملایا۔ زارون اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، نینا بھی وہیں موجود تھی۔ جب اسکرین پر نمبر جگمگاتا دیکھ کر زارون کو ہچکی سی لگی۔ نینا نے فوراً پانی بڑھایا، مگر ایک گھونٹ بھرنے کے بعد اس نے فون کان سے لگا لیا۔ نہ زارون بولا اور نہ ہی زمل نے کچھ کہا تھا۔ نینا زارون کا چہرہ دیکھ چکی تھی۔ جب بہت دیر تک دونوں کے اطراف کوئی بات نہ ہوئی تو نینا کہنے لگی کہ کس کی کال ہے زارون، آپ خاموش کیوں ہیں؟ زمل نے جیسے ہی فون پر نینا کی آواز سنی تو اندر ہی اندر جل چکی تھی۔ غصے سے کہنے لگی، خبردار، جو آپ نے اس کی بات کا جواب دیا، سمجھے، آپ صرف اور صرف میرے ہیں۔ بھلے ہی اس گھر میں آپ دونوں اب تنہا رہ چکے ہیں، مگر یاد رکھیے گا کہ آپ کے جسم پر اور آپ کی روح پر صرف اور صرف زمل کا حق ہے، سمجھے آپ۔ اگر آپ نے نینا کے قریب جانے کی کوشش کی تو مجھے ایک لمحہ نہیں لگے گا آپ کے پاس آ کر اس کا منہ نوچ لوں گی۔ زارون چپ چاپ اس کی باتیں سن کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ 7 سال کے اس طویل عرصے کے بعد اسے اتنا تو یقین ہو چکا تھا کہ زمل ابھی بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ گلا کھنکار کر کہنے لگا، فکر مت کرو، مجھے اپنی حدیں پتہ ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں، اس کے بعد تم سے بات کرتا ہوں۔ جو رونق زارون کے چہرے پر آئی، نینا سمجھ گئی تھی کہ کس کی کال ہے۔ اس کے بعد تو جیسے معمول بن گیا، زارون اکثر نینا کے سامنے ہی زمل سے بات کر لیتا۔ ان کے آپس میں تعلق بحال ہونے لگے تو نینا اندر ہی اندر گھڑنے لگی۔ ایک روز جب زارون گھر واپس آیا تو نینا تیار ہو رہی تھی، باہر بارش برس رہی تھی۔ کچن میں پکوڑوں کی خوشبو اسے کچن میں کھینچ لائی تھی۔ سبقت بھائی کو پکوڑے بہت پسند تھے۔ ایک پل کو اس نے جب نینا کو دیکھا تو سٹک کر رہ گیا۔ نینا یوں تیار تھی جیسے نئی نویلی دلہن تیار ہوتی ہے۔ بال کھلے تھے، آنکھوں میں کاجل اور چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ، نیا سوٹ۔ زارون سمجھ چکا تھا کہ یہ ساری تیاری اسی کی خاطر ہے۔ وہ بالکل ہی بدمزہ ہو گیا۔ اس کے پکوڑوں کی طرف رکے ہوئے ہاتھ واپس مڑ گئے جب نینا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس کے قریب آ کر کہنے لگی، آخر کب تک آپ مجھ سے دور رہیں گے؟ 7 سال گزر گئے ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے اپنا حق چاہیے اور آج ہی چاہیے۔ میں مزید آپ کو یوں جلسہ ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے اپنی زندگی کے 7 سال آپ کے نام کیے ہیں، آپ کو بھی اب میری فکر کرنی چاہیے۔
مجھے اپنی آگے کی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ زمل سے ہی مل کر آ رہا تھا اور زمل نے صاف الفاظ میں کہا کہ تم جاؤ اور جا کر نینا کو طلاق دو۔ مجھے اب مزید انتظار نہیں کرنا۔ میں تمہاری زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں اور تمہارے ساتھ دن رات گزارنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری صبح مجھ سے ہو، تمہاری شام مجھ سے ہو اور تمہاری ہر رات میرے نام ہو۔ لیکن آخر کیوں وہ کس بات کی سزا مجھے مل رہی ہے؟ ہم دونوں نے گناہ ہی کیا کیا ہے؟ چپ چاپ جاؤ اور نینا کو طلاق دے دو۔ ویسے بھی وہ بیاہی ہو کر کون سا شادی شدہ والا سکھ لے رہی ہے؟ طلاق کے بعد ماں باپ کے پاس واپس آ جائے گی، وہ اسے سینے سے لگا کر رکھیں گے اور پھر تم مجھ سے شادی کر لینا۔ سمجھے زارون؟ کہیں نہ کہیں یہی چاہتا تھا۔ آج تو وہ یہ سوچ کر بیٹھا تھا کہ وہ طلاق کی بات کرے گا، مگر یہاں تو نینا رشتہ بڑھانے کی بات کر رہی تھی۔ اس نے اپنا بازو نینا سے چھڑوایا اور کمرے میں چلا آیا۔ باہر بادل گرج رہے تھے جب چائے اور پکوڑے لے کر نینا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ زارون اسے سامنے بیٹھا دیکھ کر اتنا کہا، دیکھو نینا، امی نے ہم دونوں کی زندگیوں پر زبردستی کے فیصلے مسلط کیے ہیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سبقت بھائی کی وفات کے بعد تم اس گھر میں ان کی بیوہ کی حیثیت سے رہ سکتی تھی، مگر نہ جانے امی کو کیا سوچی کہ انہوں نے میرا رشتہ تم سے کر دیا۔ اور یہ تم بھی جانتی ہو کہ میں اور زمل ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میں نہیں جانتا مجھے اور زمل کو کس بات کی سزا ملی، مگر تم کیوں شادی شدہ ہو کر بھی بیوہ جیسی زندگی گزار رہی ہو؟ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ اب میں تھک گیا ہوں اور مجھے اپنا فیوچر سوچنا ہے، اور وہ فیوچر صرف اور صرف زمل ہے۔ بہتر ہے کہ ہم اپنے راستے جدا کر لیں۔ میں آپ کو چھوڑ دوں گا، آپ اپنے ماں باپ کے پاس چلی جانا، پھر میں اور زمل شادی کر لیں گے، یہی بہتر رہے گا۔ اتنی آسانی سے یہ بات زارون نے کر دی۔ نینا یہ سن کر گہری سانس لے کر مسکرائی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں، مگر میں اتنا کہوں گی کہ مجھے آپ کے ساتھ اگلے 2 مہینے گزارنے ہیں، اس کے بعد آپ مجھے طلاق دے دینا۔ مگر ان 2 مہینوں میں ایسا کون سا مار کا سر ہو جائے گا؟ زارون کے ماتھے پر بر پڑے۔ جو کام کل کرنا ہے وہ آج کیوں نہیں؟ مگر نینا کی شرط کو سن کر زارون بھی خوش ہو گیا۔ جب اس نے اس شرط کے بارے میں زمل کو بتایا تو وہ چڑ گئی، کہنے لگی، بس میں جانتی ہوں اس عورت کے ذہن میں یہی فطور ہے تاکہ وہ اپنے حسن کے جال میں آپ کو پھنسا لے۔ مجھے نہیں پتا، آپ اس سے دور رہیں، آپ اس گھر میں ہی نہ رہیں، آپ الگ فلیٹ لے لیں۔ جب تک شاہ حویلی نینا شاہ نامی سے پاک نہیں ہو جاتی، آپ اس گھر میں قدم بھی نہ رکھیں۔ جس وقت وہ چیخ چیخ کر ویڈیو کال پر زارون کو یہ بتا رہی تھی، نینا سب کچھ سن کر جا چکی تھی۔ چلتے ہوئے وہ زارون کے قریب آئی اور مسکرا کر کہنے لگی، زمل فکر مت کرو، بہت جلد میں تم دونوں کی زندگی سے نکل جاؤں گی، مگر یاد رکھنا میرے جانے کے بعد تم دونوں کو پچھتاوا ضرور ہوگا۔ زمل نظریں پھیر چکی تھی جبکہ وہیں زارون شاپنگ کال بند کر گیا۔ 2 ماہ بعد ان کی شادی ہونے والی تھی۔ روز وہ شاپنگ کے لیے باہر جاتے۔ اس روز جب زارون گھر واپس آیا تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ ابھی تک نینا وہیں لاؤن میں بیٹھی تھی۔ زارون نے جب اسے یہ دیکھا تو چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا، کہنے لگا، یہاں پر اتنی دیر سے آپ کیوں بیٹھی ہیں؟ ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ جواب میں نینا کہنے لگی، کہاں تھے آپ؟ میں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا، کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ جواب میں زارون کہنے لگا، میں زمل کے ساتھ شاپنگ کرنے گیا تھا اور کھانا بھی اس کے ساتھ کھا کر آیا ہوں۔ مسکرا کر نینا کہنے لگی، اچھا، ہم پر یہ مہربانی آپ کب کریں گے؟ میرا مطلب ہے بھلے ہی ہم کچھ ہفتوں بعد الگ ہو جائیں، لیکن میرا بھی تو حق بنتا ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ تھوڑا انجوائے کروں۔ کل ہم دونوں شاپنگ کرنے جائیں گے اور کھانا بھی باہر کھائیں گے۔ زارون چپ تھا، اس میں کچھ غلط بھی نہ تھا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہم چلیں گے۔ مگر اگلے روز جب وہ دونوں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، تبھی وہاں پر اچانک زمل آ گئی۔ وہ اکثر اس ریسٹورینٹ میں اپنے دوستوں کے ساتھ لنچ بریک پر آتی تھی۔ یہ ریسٹورینٹ اس کے ہاسپٹل سے قریب تھا، مگر وہاں پر زارون کو مسکرا کر نینا کے ساتھ بات کرتے دیکھا تو وہ غصے سے تڑپتی ہوئی زارون کے پاس آئی اور ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر سامنے پڑی ہوئی کولڈ ڈرنک اٹھا کر نینا کے منہ پر انڈیل دی۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے سارے کپڑے خراب ہو چکے تھے۔ آس پاس کے لوگ بھی انہیں کی طرف دیکھنے لگے، مگر وہ غصے سے چلا کر کہنے لگی کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ کس کی مرضی سے آپ اسے یہاں پر لائے ہیں؟ یہ ہوتی کون ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے والی؟ جواب میں زارون بھی کچھ غصہ ہونے لگا، کہنے لگا، یہ گھر نہیں زمل، کچھ تو لحاظ کرو، کون سا گناہ کر دیا ہے میں نے؟ نینا ٹشو سے اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بغیر ایک لفظ کیے وہ سیدھا پارکنگ میں جا کر زارون کی کار میں بیٹھ گئی۔ زمل کے لگائے ہوئے اس تماشے نے لوگوں کو چہ مگویا کرنے پر مجبور کر دیا۔ زمل کی اس حرکت پر اس کے ماں باپ بھی کافی پریشان تھے۔ ماں نے ہاتھ جوڑ کر اسے کہا، زمل، خدا کا واسطہ ہے، تم کیوں اپنی بہن کا گھر برباد کر رہی ہو؟ اسے زارون کے ساتھ زندگی گزارنے دو۔ مگر وہ انتہائی ڈٹائی سے کہنے لگی، میں کیوں کسی کے لیے قربانی دوں؟
क्यों अपनी खुशी अपनी बहन के लिए त्याग कर दूं? सारी जिंदगी खुद मोहब्बत के लिए तरसती रहूं। जवाब में रुखसाना बेगम कहने लगी, बेटा ज़ारून दुनिया का आखिरी लड़का नहीं, और भी लोग मौजूद हैं, तुम उनमें से किसी से शादी कर लो। जवाब में जमन बोली, रुखसाना बेगम के तो वहम गुमान में भी न था। अगले ही पल कहने लगी, अच्छा अगर मैं आपको कहूँ कि आप बाबा को छोड़ दे और जाकर किसी और से शादी कर लें, तो क्या आप कर लेंगी? रुखसाना बेगम ने जब ये अल्फाज सुने तो उनका हाथ अपने सीधे सीने पर गया। सीना थाम कर कहने लगी, हाय हाय कितनी बदलिहाज लड़की है, और ये कैसी बेहुदा बातें करती है, शर्म नहीं आती तुझे? मैं तेरे बाबा को छोड़ दूं, एक दूसरे पे हम मरते हैं, और तुम जैसी औलाद से तो अच्छा था पैदा होते ही मर जाती। मेरी एक बेटी नैना ही बहुत अच्छी है। शर्म उसके मुंह में जो आ रहा था बोल रही थी, मगर जमल आगे से हंसकर तंजिया कहने लगी, क्यों अपनी दफा सब कुछ याद आ गया? जब औलाद के हक पर डाका डालते हैं तब आप लोगों को एहसास नहीं होता कि आप गलत कर रहे हैं। हर एक को नैना की परवाह है, कुल वालों को नैना की परवाह थी, आपको नैना की परवाह है। मेरी और जरूर की मोहब्बत तो किसी को दिखाई नहीं देती। आप लोगों ने मेरे लिए जो भी किया वो आप लोगों के लिए कुर्बानियाँ क्यों दूं? इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। एक मरतबा फिर वो ज़ारून आधी रात तक बात करते रहे, जबकि नैना अलग कमरे में बैठी ये सब कुछ सुन रही थी। स्टोर रूम से चुपके से उसने सबकत की एक तस्वीर निकाली। वो जानती थी कि ये गलत है, सबकत के साथ उसका रिश्ता ख़त्म हो गया है, मगर उसके बावजूद वक्त को बुलाना आसान नहीं था। वक्त यूं ही गुजरता रहा, शादी की तैयारी मुकम्मल हो गई। दूसरी जानिब नैना पल पल मर रही थी, उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए, दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। खांसती तो ऐसा लगता कि 70 साल ज़ईफ़ा खांस रही हो। उसकी नाक और मुंह से भी खून निकलने लगता, मगर ज़ारून ने कोई ध्यान न दिया। ज़ारून ने नैना को अपने सामने बुलाया। जमल भी वहीं पर मौजूद थी। जमल और ज़ारून एक तरफ खड़े थे, और वो कमज़ोर आंखों के नीचे से हल्के लिए नैना एक तरफ खड़ी थी। एक गहरी सांस खारिज करके उसने ज़ारून से कहा कि ज़ारून मुझे तलाक दे दो। बुखार से उसका वजूद तप रहा था। जब ज़ारून ने एक नज़र जमल को देखा और फिर कहने लगा कि मैं पूरे होश हवास में नैना शाह तुम्हें तलाक देता हूँ। वो 3 मरतबा ये अल्फाज अदा कर चुका था। आंखों से आंसू बह रहे थे। जमल को लगा था कि नैना रोएगी, हो सकता है बद्दुआएं भी दे दे, मगर नैना ने मुस्कुराकर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया, और उसके कहने के बाद उसने अपनी आंखें साफ की। उसका सारा सामान यहीं पड़ा था, मगर कमरे से सिर्फ एक सबकत की तस्वीर उठाई। सबकत की तस्वीर लेकर जब वो इस घर से जाने लगी तो ज़ारून को न जाने क्या सोचा। कहने लगा, रुके, मैं खुद आपको आपके घर तक छोड़ आता हूँ। नैना ने पलटकर उसकी जानिब देखा, और फिर सारे मंजर धुंधला गए। वो बेहोश होकर गिर चुकी थी। जमल और ज़ारून दोनों ही भागकर उसकी तरफ आए और उसके गाल थपथपाने लगे, मगर एक मर्तबा फिर खून की उल्टी उसे आई। नैना को फौरन उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उन्होंने जो बात बताई, जमल और ज़ारून के पैरों से ज़मीन निकल चुकी थी। डॉक्टर कहने लगे, ये तो ब्लड कैंसर है, अगर आपने इनका बर वक्त इलाज क्यों नहीं करवाया? कैंसर तो लास्ट स्टेज पर है, इनके दिमाग की रग फट चुकी है और उनका बचना नामुमकिन है। नैना को पता था कि उसे ब्लड कैंसर है, लेकिन उसने किसी को ना बताया। जिस पल उसे ये पता चला अगर वो 2-3 महीने के अंदर अंदर इसका इलाज ना हुआ तो वो मर सकती है, तो बजाय ये बात किसी को बताने के उसने मरना ही मुनासिब समझा। नमल को पछतावा तो उस वक्त हुआ जब ज़ारून का बाजू पकड़कर कह रही थी कि ये सब क्या हो गया। क्या तुम जानते थे कि नैना को कैंसर है? या मेरे खुदाया, ये क्या कर दिया नैना ने? ज़ारून और जमल दोनों ही एक तरफ बैठे अपने रवैयों पर पछता रहे थे। सोच रहे थे कि आखिर गलती किसकी थी। उन्होंने नैना को सजा दी, आखिर नैना ने क्या बिगाड़ा था? सफेद कफन में लिपटी नैना को सुपर्द खाक कर दिया गया। मरने से पहले नैना के लबों पर सिर्फ सबकत का ही नाम था। मरने से कुछ देर कबल ही वो ज़ारून के निकाह से खुद को आज़ाद करवा चुकी थी। अगले जहाँ यकीनन वो खुद को फिर से सबकत शाह के नाम से ही मंसूब करेगी। एक पछतावा था जो दोनों को हो रहा था। ज़ारून और जमल शाह का निकाह सादगी से करवा दिया गया। माँ बाप ने उसे ढेरों बातें सुनाई कि तुम्हारी बहन तुमसे नाराज़ होकर गई है, तुमने उसके साथ अच्छा रवैया नहीं रखा। ये पछतावा जमल और ज़ारून को चैन नहीं लेने दे रहा था। शादी के बावजूद वो जिस तरह के ख्वाब उन्होंने देखे थे वो सब धरे के धरे रह गए। वो दोनों एक तो हो चुके थे, मगर उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो गलत कहाँ थे। आखिरकार यही कहा गया कि ये किस्मत का लिखा है। किस्मत यही चाहती थी हम कठपुतली बने किस्मत के हाथों बर्बाद होते गए। वक्त यूं ही गुजरने लगा। जमल और ज़ारून के बीच मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ने लगी। ज़ारून ने अपना सारा बिजनेस पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर लिया, अपने माँ बाप से ताल्लुक़ होकर। अब जमल को पछतावा हो रहा था, वाकई ज़ारून को पाने के चक्कर में उसने ना चाहते हुए भी अपने माँ बाप का दिल दुखाया। और धीरे धीरे जब ये पछतावा बढ़ने लगा
تو اس نے اپنے ماں باپ سے معافی مانگی۔ نینا کی قبر پر جا کر اس نے پھول رکھے، آنکھوں میں آئی ندامت کے آنسو، کہیں نہ کہیں بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ ایک طویل عرصہ لگا تھا ماضی کو بھلانے میں، مگر پھر آخرکار زارن اور زمل نے اپنی زندگی کی شروعات کر دی۔ ان کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی، وہ ایک دوسرے کو پا چکے تھے، مگر کہیں نہ کہیں یہ خواہش باقی رہ چکی تھی کہ کاش سبقت بھائی اس دنیا سے نہ جاتے تو شاید آج ان کی زندگی کچھ اور ہی ہوتی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل سے وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔